बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी खबरें हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। लबनान में सूरत हाल बड़ी कशीदा है। इसराइली फोर्सेस ने वहाँ पे बड़ी वहशियाना बमबारी की है और अब तक की जो इतलात आ रही हैं, लबनान में इसराइल की बमबारी के बाद ख़वातीन और बच्चों समेत 274 अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं। लगभग 800 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं और लबनान के जनूबी और मशरक़ी इलाकों में इसराइली फ़ौज ने अंधाधुंध जो है वो बम्बारमेंट की है और उसमें मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया है। वजारत सेहत जो है लबनान की, उसने इस बात की तस्दीक की है कि कम से कम 274 अफराद शहीद हो गए हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की भी है और बच्चों की भी है और ज़्यादा तादाद उन्हीं की है। जबकि 800 के करीब लोग ज़ख्मी हैं और दर्जनों की हालत ऐसी है जो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है और ये बड़ी खौफनाक बम्बारमेंट है। दुनिया को इस पर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, पाकिस्तान को, पूरे आलम इस्लाम को, दुनिया के बाकी ममालिक को, यूरोपीय यूनियन को, सबको मिलकर इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा क्या, क्योंकि अभी ये सेशन भी हो रहा है और वहाँ पे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म समेत दुनिया भर के जो लीडर हैं वो आ रहे हैं। मेरे ख्याल में इसराइल को वार्न करना चाहिए और इस किस्म की ब्रूटैलिटी को रोकना चाहिए। मशरिक़ वस्ता जो है वो एक जंग की तरफ बढ़ रहा है और इस तरह की जंग न सिर्फ खित्ते के मफाद में नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकती है। और वैसे भी जो मज़ालिम फ़लस्तीनियों के ऊपर हुए हैं, जिस तरह के मज़ालिम वहाँ पे गज़ा में हुए हैं, उनकी तो दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। पूरी दुनिया के अंदर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई है और अब वक्त आ गया है कि सारे ममालिक मिलकर इसराइल को रोके और इस जंग को बंद करें। इमरान खान साहब ने भी इस पर अपना स्टेटमेंट दिया है और क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था इसराइल को लेकर, इमरान खान ने कहा कि इसराइल के हवाले से मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले था कि फ़लस्तीन में लोगों की नस्लकुशी की जा रही है। इसराइली आर्टिकल में मेरी तारीफ़ की गई है। लगता है इन लोगों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती। अडियाला जेल में इमरान खान साहब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कल से प्रोपेगेंडा जारी है और इसराइली अखबार का हवाला दिया जा रहा है कि मैं इसराइल से ताल्लुकात का सबसे बड़ा हामी हूँ। आर्टिकल में मेरी तारीफ़ की गई है। लगता है इन लोगों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती। इन्हें यह समझ नहीं आती कि इसराइली अखबार बातचीत के हवाले से बात कर रहा है। अखबार ने मुस्लिम उम्मा और मगरबी ममालिक में मेरी साख के हवाले से बातचीत की है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इसराइल के हवाले से मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है कि फ़लस्तीन में लोगों की नस्लकुशी की जा रही है। पहले सीज़ फायर किया जाए फिर ही बातचीत हो सकती है। पहले 2 रियासती हल की जानिब जाए फिर ही बातचीत होगी। इमरान खान तो पहले भी ये कहते थे कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। आज भी वो उसी बात पर खड़े हैं। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ का बयान आया कि अच्छे बच्चे बनो, मिलकर रहो ताकि मुल्क तरक्की करे। शहबाज शरीफ सुन लो, अमन इंसाफ से आता है, मगर जहां इलेक्शन में डाका मारा गया और 9 मई के वाकयात में कारकुनों को जेल में डाला गया और कोई तहकीकात ही नहीं हो रही, जब तक इंसाफ नहीं होगा मुल्क में अमन नहीं होगा। आप जो तरामीम करने जा रहे हैं इनसे क्या अमन आएगा? उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंपायर्स भी हैं और ओपनर बल्लेबाज भी। थर्ड अंपायर इनकी टीम का कप्तान है, वो पीछे बैठकर सब चला रहा है और आप उन्हें तौसीह दे रहे हैं। इलेक्शन फ्रॉड ना खुले, 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने ना आए, ये इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि थर्ड अंपायर का किरदार यह है कि पीटीआई को मैच ही ना खेलने दिया जाए। अंपायर तो इंसाफ करते हैं। याया खान ने भी वही किया था जो आज ये कर रहे हैं। ये टोला इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए माशरे और जमहूरियत की तबाही कर रहा है। आमदन ना बढ़ने से कर्ज बढ़ रहा है, कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि याया खान पार्ट 2 की हुकूमत है। पाकिस्तान की तारीख में हमारे जितने जलसे किसी ने नहीं किए, जितने हमने किए उतने किसी ने नहीं किए। लाहौर में जलसे से एक दिन कबल इजाज़त दी गई, फिर कंटेनर लगा दिए गए। हमारे जलसों में लोग पैदल चलकर आते हैं, हम कीमे वाले नान नहीं खिलाते। जलसे से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 500 लोगों को नज़रबंद करने के अहकामात जारी किए गए। गर्मियों की शाम का जलसा होता है और ये कहते हैं कि 6 बजे जलसा ख़त्म कर दो, यानी गर्मियों में दोपहर को जलसा कैसे हो सकता है? इमरान खान ने कहा कि दाद देता हूँ तमाम तर रुकावटों के बावजूद जलसा किया गया। लाहौर हाई कोर्ट को बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आती। पार्टी को कह दिया है कि अगले हफ्ते को हम रावलपिंडी में जलसा करेंगे। पार्टी को कहता हूं कि जलसे के लिए हाई कोर्ट से रुजू करें, अगर हमें जलसे की इजाजत ना मिली तो एहतजाज करेंगे। इमरान खान ने खबरदार किया कि ये लोग अदलिया को खत्म करके गैर एलानिया मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। ये वो तरामीम करने लगे हैं जो किसी आमिर ने भी नहीं की। हम इन तरामीम के खिलाफ स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे।
ये जनाब इमरान खान साहब ने कहा, ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन अब आ जाए असल इशू की तरफ। हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात बढ़ गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले के बाद, क्योंकि फैसला जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उसमें चीज़ें देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। 70 दफात का ये फैसला है, लगभग 120 से ज़ायद इसके पैराग्राफ हैं। और इस फैसले में अगर मैं ये कहूँ कि आधे सफ़हात तकरीबन, यानी 30 से ज़ायद सफ़हात जो हैं वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल के ऊपर ही है। यानी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पूरी एक चार्जशीट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक रूल है, यानी ये होता ये है, रूल इसको कहते हैं कि आप एक्ट और कानून बनाते हैं और उसके तहत इदारे अपने इदारे को चलाने के लिए रूल्स बनाते हैं। तो वहां पे एक रूल है, रूल 94। ये जी रूल है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीटें देता है, मखसूस नशिस्तें। इसी रूल के तहत उन्होंने मखसूस नशिस्तें दे दी थी हुकूमती इत्तेहाद को, हुकूमती जमातों को दे दी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें छीन ली थी। इस रूल का इस्तेमाल किया गया था। अभी आपके जितने भी स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के, इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा, हुक्मरान इत्तेहाद के जो स्पीकर हैं या सादिक साहब या यहाँ पे पंजाब के अंदर मलिक अहमद खान, तो इन्होंने जो खत लिखा तो इन्होंने इसी चीज़ का हवाला दिया और रूल 94 के तहत ही इलेक्शन कमीशन ने करना था। मगर यहाँ हुआ क्या कि रूल 94 को ही उड़ा कर रख दिया है। रूल 94 को कलअदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले में। यानी ये रूल ऐसे कहता है कि जिसके पास इंतखाबी निशान नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो अदालत ये कहती है कि ये कैसे हो सकता है, इंतखाबी निशान तो एक पेनल्टी है, एक सजा है, वो पॉलिटिकल पार्टी खत्म करने का इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन के पास है ही नहीं। ये इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। आप अपने तौर पे कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर सकते हैं? लिहाजा ये रूल ही गलत है। उन्होंने इस रूल को आइन से और कानून से मुतसादिम करार देते हुए इस रूल को फारिग कर दिया है। दूसरा, इसके अंदर जो है वो कादी फायदी साहब ने जो 9 सवालात उठाए थे उनके भी बड़े तसल्ली बख्श जवाब जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब तफसीली फैसला लिखा उसके अंदर उन्होंने जवाब दे दिए हैं। यानी जो इस फैसले को खिलाफ वर्जी करने के लिए जो कुछ भी हुकूमत ने अब तक किया था या मखसूस नशिस्तों को हथियाने के लिए जो कुछ भी हुकूमत ने अब तक किया था, उस सारे के ऊपर पानी फिर गया है इस तफसीली फैसले के आने के बाद। आप गौर कीजिए एक्चुअली गेम क्या हो रही थी। मैं आपको गेम बताता हूं गेम क्या हो रही थी। क्योंकि बंदे पूरे नहीं हो रहे, फजलुर रहमान साहब जो हैं वो काबू नहीं आ रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने बंदे अभी तक नहीं टूटे कि उनकी मौजूदगी में 224 पूरे हो जाएं। और तहरीक इंसाफ ने भी अपने बंदे कुछ काबू करना शुरू कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में अब 63A भी है वहां पे, तो किसी और का वोट भी नहीं ले सकते। तो ऐसे में एक रास्ता यह निकाला गया कि मखसूस नशिस्तें हासिल कर ली जाएं, चाहे 10 दिन के लिए हासिल कर ली जाएं। देखेंगे जब फैसला आएगा तब देखी जाएगी। आईनी तरमीम कर लेते हैं फटाफट, ये मामला फिर जो मर्जी होता रहे, कम से कम कादी साहब को एक्सटेंशन तो मिल जाएगी, एक आईनी अदालत बन जाएगी और फिर हम अपने 5 टॉप के जजेस में से अपना एक चीफ जस्टिस भी ले आएंगे। और मुबैना तौर पे बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि अगले चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का एक बड़ा नाम हुकूमत के अंदर या हुकूमती कैंपों में मकबूल है कि उनको वो चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। ये वही जज हैं जिनको जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालने के बाद इनको शामिल किया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर। नाज़रीन, दूसरा बड़ा जो अहम मामला है उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब डट गए हैं और उन्होंने अपनी इदारा जाती आमरीत के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें 8 नुकात हैं। वो लेटर सामने आ चुका है, उसकी बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और उन्होंने सेक्रेटरी को खत लिखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी को खत लिखा और उनको ये कहा कि इसको ये कमेटी के अंदर आपने भेजना है और इसको कमेटी के मिनट्स का हिस्सा बनाना है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहना चाहिए। और इसकी कॉपियां जो है वो बाकी जजेस के पास भी आ गई हैं और अब खत के बारे में मीडिया को भी पता है कि इस खत में क्या था। तो ये 8 इसके अंदर नुक्ते थे। जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत में तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि ऑर्डिनेंस इजरा के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। खत में कहा गया कि कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया और जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाने की वजूहात भी नहीं बताई गई। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मन मर्जी की गई, जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। खत में उनका कहना था कि चीफ जस्टिस की जात में इंतजामी मामलात का इर्तकाज गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के उसूलों के बरक्स है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी में वापसी की 3 शराइत रखी हैं।
ये तीनों शर्तें आपने याद रखनी है। और उन्होंने खत में कहा कि जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा नहीं ले लेती, कमेटी में नहीं बैठूंगा। यानी फुल कोर्ट इसका जायजा ले और इसके ऊपर फैसला दे, फिर मैं बैठूंगा। या जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम पर अमल दरामद का फैसला नहीं करती, कमेटी में नहीं बैठूंगा। और तीसरा उन्होंने ये कहा, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर चाहते हैं कि मैं कमेटी में बैठूं तो फिर साबका कमेटी को बहाल कर दें और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर दें कमेटी के अंदर, तो मैं इसमें बैठ जाऊंगा। खत में मुतालबा किया गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या इंतजामी साइट पर चैम्बर के अंदर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए और वहां पे इसका फैसला कर लिया जाए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चले गए थे, उन्होंने कल इसके अंदर शिरकत नहीं की, लेकिन 2 केसेस लगा दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिनमें से जो एक केस है वो लगाया गया है 63A का। ये जो 63A का केस है ना, ये कादी फायद ईसा साहब ने जुलाई में इसके बारे में बात की थी और जुलाई में उन्होंने एक बेंच भी प्रपोज किया था कादी फायद ईसा साहब ने। और वो जो बेंच था वो था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, याया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब। उस वक्त ये केस सुन लेना चाहिए था, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, ये बड़े लंबे अरसे से पड़ा हुआ है, इसको गर्मियों की छुट्टियों के बाद लगा लेंगे। तो अब जब लगाया है काजी साहब ने, तो उन्होंने ये किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जगह पे खुद कमेटी के इस बेंच के सरबराह बन गए और याया अफरीदी साहब को भी इसमें से निकाल दिया गया, क्योंकि याया अफरीदी साहब के बारे में भी ये शुबा है कि वो उन 8 जजेस के साथ खड़े थे, तो वो यहां भी खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मजर आलम मियां खेल साहब को, जो एडहॉक जज है, जिन्हें इसलिए सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था कि जरा केसेस ज्यादा हैं, बर्डन है, जरा बर्डन कम किया जाएगा, तो एडहॉक जज को इस आईनी नौइयत के अहम तरीन मसले में शामिल कर लिया है काजी फायज ईसा साहब ने। इस तरह उन्होंने अपना 5 रुकनी एक हम ख्याल बेंच बना लिया है और यहां से 63A के अंदर फैसला तब्दील करवाया जाएगा। यह वो आखिरी कार्ड है मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले के आने के बाद, यह वो आखिरी कार्ड है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके जरिए से कादी साहब की एक्सटेंशन का रास्ता हमवार हो सकता है। इसके अलावा अब कोई कार्ड नहीं बचा। लेकिन अगर इस कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने बंदे हर हाल में काबू करने पड़ेंगे, मामला फिर उनके ऊपर चला जाएगा। एक सीट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खतरे में है और वो सीट वही है सादुल्ला बलोच। और सादुल्ला बलोच वाली सीट जो है वो वहां पे पहले केस जीत गए थे सुप्रीम कोर्ट में, अब रिव्यू फाइल किया गया है, देखते हैं कि इसका क्या बनता है। दूसरी जानिब आमिर फारूक साहब ने जो दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह दिया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला आप कर दें और दोबारा उन्हीं के पास भेज दिया 51 दिन ज़ाया करके, 50 दिन ज़ाया करके, तो वो मामला भी चैलेंज हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहां पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और एक और मुअज़्ज़िज़ जज 2 रुकनी बेंच के सामने जो है वो ये मामला लग गया है। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब हैं और वो इस मामले को आज के दिन में सुनने वाले हैं। इसके अलावा जो है वो कादी फायद ईसा साहब, जमाल मंदोखेल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, नईम अफगान साहब, अकील अब्बासी साहब, ये बेंच आपने सुन लिया तो आपको आइडिया हो गया कि ये क्या होगा। तो इन्होंने पंजाब के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम से रोका हुआ है और अब ये भी कल समात, आज के दिन में समात होगी तो पता चलेगा कि क्या बनेगा। तो जब तक ये रोक सकते थे इन्होंने रोका, यानी 3 महीने हो गए हैं लगभग, किसी ना किसी तरह मैनेज करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को रोका गया है कि वो PMLN की धांधली से जीती हुई सीटें कहीं वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दे दें। और अगर ये ट्रिब्यूनल्स को ना रोका हुआ होता तो अब तक PMLN की हुकूमत गिर चुकी होती। अभी तो ये 2/3 के चक्कर में है ना, तो अगर ट्रिब्यूनल्स को ना रोका गया होता तो अब ये सादा अक्सरियत के चक्करों में पड़े हुए होते और चंद दिनों में इनकी हुकूमत गिर गई होती। तो अभी तक 2 चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने इन मामलों को होल्ड करके रोक कर रखा हुआ है। एक हैं जी कादी फायद ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में और एक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब मोहतरम जस्टिस आमिर फारूक साहब। तो इन्होंने दोनों ने रोक कर रखा हुआ था। एक तरफ मामला चला गया है डबल बेंच के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और दूसरा कादी फायद ईसा साहब के पास है। देखते हैं कि इसके अंदर अभी आगे क्या होता है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।